नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। और पीछे हमने 1 से लेकर 50 तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर लिया था, और आज 51 नंबर क्वेश्चन से जो है वो 100 नंबर क्वेश्चन तक हमारा टारगेट होगा, जिसे कंप्लीट करना, और इसका पूरा का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन जो है वो हम देखेंगे। और हमें आशा है कि आपको ये जो सेशन हम ले रहे हैं वो पसंद आ रहा होगा, और आप इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे कि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सके और बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना बनेंगे, क्योंकि बोर्ड ने ही ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया है, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना जरूर बनेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 51वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पे अभी हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 51वें नंबर क्वेश्चन के साथ। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है cos 75 डिग्री अपॉन में sin 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में cos 75 डिग्री का जो है वो स्क्वायर। मतलब हमें cos 75 का स्क्वायर अपॉन साइन 15 का स्क्वायर माइनस साइन 15 का स्क्वायर अपॉन में cos 75 का स्क्वायर जो है वो हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को जो है वो हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। आपको हम पिछले सेशन में जो है वो ये बातें अच्छे से बताया था। आप अगर पिछला सेशन नहीं देखे हो तो देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में इसको पिन करेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब यहां पे अगर हम देखें कि cos 90 डिग्री माइनस 15 करते हैं तो ये जो है वो cos 75 के बराबर हो जाता है, और ये इसी तरीके से जो है वो जब cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये जो है वो हमारा साइन 15 के बराबर जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो हमारा साइन 15 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 अपॉन में साइन 15, और ये जो है वो इसका स्क्वायर है। बढ़िया है। अब जो है वो साइन 15 का स्क्वायर अपॉन में cos 75 का स्क्वायर है। या तो हम इसको cos में चेंज कर दे या तो इसको हम साइन में चेंज कर दे, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है, सेम रखना है। तो अगर दोनों को हम सेम रख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर दोनों को हम सेम रख रहे हैं तो हम यहाँ पे एक चीज हमने ये सीखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो भी क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो भी क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे हम देखें, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस 75 कर देते हैं, साइन 90 माइनस 75 कर देते हैं, तभी तो ये साइन 15 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 75 जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अब हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को हम यहां पे लिख सकते हैं cos 75, नीचे तो cos 75 ऑलरेडी हमारे पास दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं 1 माइनस 1 यानी कि ये जो है वो 0 के बराबर हो गया, और यही जो हमारा है वो आंसर है। यही जो हमारा है वो आंसर है। इस बात को समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन होगा 52 नंबर। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है हमारे चैनल का, और वहां पे आप आकर के बता सकते हैं कि क्या समस्या आपको जो है वो इस क्वेश्चन में आ रहा है। आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो 52 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि cos 60 अपॉन में sin 60 इंटू में tan 60। मतलब हमें cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, sin 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, और tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक वैल्यू टेबल तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जरूर अपने किताब से इसको देखोगे और वैल्यू टेबल याद करोगे, क्योंकि क्लास 10th के अंदर वैल्यू से ही 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे बनाया जा सकता है, और आप इसको समझने की कोशिश भी करोगे। वैल्यू टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, और इसके नीचे क्या दिया गया है, sin 60 का वैल्यू, और sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। और
जो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। तो यहाँ 2 से 2 को आप काट दोगे, आपके पास क्या बचेगा, 1/√3 इंटू में √3। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो √3 से √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 53 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 53 नंबर क्वेश्चन है और ये 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा 53 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो cosec phi माइनस cot phi इज इक्वल टू y। तो cot phi का वैल्यू हमें पता करना है कि cosec phi इज इक्वल टू cot phi इज इक्वल टू y है, तो cot phi का वैल्यू जो है वो हमें पता करना है। cot phi का वैल्यू जो है वो हमें पता करना है। cot phi का वैल्यू हम किस तरह से पता कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो हमने एक आपको पिछले क्लास में जो बताया था, जब हम 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको आइडेंटिटी बताया था। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप जाइए और देखिए, बहुत ही लाभ आपको वहां से मिलने वाला है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने क्या कहा था, 1 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। आपने क्लास 9 में एक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इसको हम कैसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, a प्लस बी, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम cosec थीटा को a मान लेते हैं और cot थीटा को अगर हम b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, इसको अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो cosec थीटा, एक्चुअली फाई है बट थीटा इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा प्लस में cot थीटा। मतलब ये जो हमारा आइडेंटिटी आया है इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस वाले के साथ। चाहे तो हम cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो अब यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है हम उस पे आ जाए एक बार को कि हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू y है, तो ये हमारा cot थीटा पूछ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि cosec थीटा या फाई माइनस cot फाई इज इक्वल टू y है। तो क्या हम cosec फाई और प्लस में cot फाई इज इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपको बताया है, ये आइडेंटिटी किस तरह से आता है और इसको जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2 cot फाई माइनस 2 cot फाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, मतलब माइनस 2 cot फाई इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको यहाँ पे फर्दर अगर हम सॉल्व कर ले तो cot फाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, cot फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में माइनस 2y। तो इसको थोड़ा सजा भी ले अगर तो ये 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 2y हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y, ये ए में है। आप एक बार इसका चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं और स्नैपशॉट आप लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। और इसमें जो जो आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, जो हमारा मेन आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है
वो ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है, और उसके लिए जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटी है साथ में वो ये है, मतलब ये और ये जो है उस पे हमने ध्यान दिया है और उसको हमने देखा है। चलिए अब अगले उसके ओर आते हैं। हम अगले जब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 53 के बाद 54 होगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि cosec 30 जो है वो किसके बराबर होगा। cosec 30 जो है वो किसके बराबर होगा। पिछला क्लास जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वो इस क्लास को आप समझने में असमर्थ रहोगे। इसका आंसर जो है वो 54 का बी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, सॉरी sec थीटा। इससे हमने बताया था ये sec थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसी का यूज किया गया है। cosec 30 को जो है वो हम sec 60 के बराबर जो है वो लिख सकते हैं। इसको जो है वो हम sec 60 के बराबर लिख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 54 के बाद 55 है। तो 55 नंबर जो है वो क्या होने वाला है हमारा, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप बेसिक आइडेंटिटीज के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल रहोगे। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, मतलब अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या देखा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें ये देखना है कि cos थीटा में 1/2 वैल्यू होता कब है। cos थीटा में 1/2 वैल्यू होता कब है, तो cos थीटा में 1/2 कब होता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया है, आपको वैल्यू चार्ट जो है वो याद करना है। वैल्यू चार्ट अगर आप नहीं याद करोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू चार्ट याद रखना है। साइन का, कॉस का, 2 का तो कम से कम आपको याद रखना ही है। बाकी आप 10 का निकाल सकते हो, साइन बाई कॉस, और बाकी तो सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो वहां से आप जो है वो देख पाओगे। तो हमारा ये जो है वो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 है, मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू जो है वो 60 के बराबर आ गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। थीटा कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर 56 कि यदि साइन b इज इक्वल टू a बाई बी है तो cos b का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। साइन b इज इक्वल टू a बाई बी है तो cos b का वैल्यू हमें जो है वो निकालना है। देखो आप सभी लोग अवेयर होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। हमने पता करना है cos थीटा। हमने क्या पता करना है, cos थीटा पता करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है। मतलब आपको p दिया हुआ है और h दिया हुआ है, आपको b पता करना है। तो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो बेस पता करने के लिए, अगर एक ट्रायंगल में बेस पता करने के लिए पाइथागोरस कर देते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं h जो हमारा है वो क्या है, b के बराबर है। तो h जो है वो b स्क्वायर हो गया और p जो है वो a स्क्वायर हो गया। तो अब हम cos b इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, cos b इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे बच्चे b बाई एच लिखना है हमें। तो b हमारा क्या है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे जो है वो हमारा h जो है वो b के बराबर तो है ही, तो ये h जो हमारा है वो b के बराबर हो गया। cos b का वैल्यू जो है वो आ गया ये। तो 56 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, और वो जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 56 का ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम 57 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा 57 क्या होने वाला है, अगले पेज पे है। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जी। तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा, हाँ 57 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि यदि
tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। मतलब हम एक चीज यहां से सिंपली पता कर पा रहे हैं कि अगर हम इसे स्क्वायर कर दे, अगर इसे हम स्क्वायर कर दे तो हमारा कहानी जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्क्वायर करके देखते हैं कि किस तरह से स्क्वायर करते हैं। तो ये tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू जो है वो 2 है। तो अब यहां पे हम देखें, इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ही तरफ इसका क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। इसको दोनों ही तरफ अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर दे दोनों ही तरफ इसको, तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू में tan a और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और a प्लस बी का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमसे पूछा ये जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि कॉट ए और tan a जो होता है वो आपस में कट जाता है। मतलब tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सी है। सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इसका एसएस भी ले सकते हो और समझ सकते हो इस प्रश्न को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे पूछा जा रहा है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक की बात कर रहा है, मतलब देखें हम कि इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो हमें देखना है कि कौन से में ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, और एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा है वो वाई डैश एक्सिस है, और ये जो हमारा है वो एक्स डैश एक्सिस है। मतलब निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है ये भी निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये भी हमारा पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस है। इसमें जो है वो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। इसमें जो है वो y तो पॉजिटिव है बट x जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे दोनों ही ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और यहाँ पे जो है वो x और y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। इन विच क्वाड्रेंट आर बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे बढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है कि डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं, और आप लोग तो पढ़े ही होंगे डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं। अब तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक ओरिजिन से या फिर एक पॉइंट से। तो हम देखते हैं कि ओरिजिन से किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। जैसा पॉइंट से ही पहले देख लेते हैं। x1 y1 जो है वो एक पॉइंट है, और दूसरा x2 y2 जो हमारा है वो दूसरा एक पॉइंट है, और दोनों के बीच हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस दोनों के बीच जो है अब आप मुझे दूरी बता दो। तो इस दोनों के बीच दूरी बताने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस y2 माइनस y1 का जो है वो होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम देख लें, इस वाले को हम क्या कह देते हैं, x1 कह देते हैं, और इस वाले को जो है वो हम y1 कह देते हैं, और इस वाले को हम x2 कह देते हैं, और इस वाले को जो है वो हम y2 कह देते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 अगर हम कर लें तो -6 माइनस 8 इसका जो है ये होल स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 माइनस y1। ओके, 2 माइनस 0 का जो है ये हम होल स्क्वायर देख लेते हैं।
तो -14 का होल स्क्वायर और प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये जो है वो 196 हो जाएगा और ये जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि रूट 100 200 यूनिट्स जो है वो है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, तो फर्दर ब्रेक डाउन में जो इसका आंसर आएगा वो 10√2, यानी कि बी नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जहां पे हमें डिस्कस किया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बढ़े तो 59 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 60 तो बहुत आसान है। 60 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेड टू बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम जो है वो सेंटर कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, सॉरी, इसको जो है वो हम ओरिजिन कहते हैं। क्यों, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये जो हमारा है वाई एक्सिस, इसको जिस पॉइंट पे काटता है वो जो है वो ओरिजिन होता है। वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 61वां नंबर क्वेश्चन होगा, 61 नंबर क्वेश्चन होगा, जहां पे हमें पूछ रहा है कि बिंदु P 4-5, बिंदु P 4-5 और Q 8-7, इनके बीच जो है वो मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि दो अगर हमारा पॉइंट है x1 और y1, ये हमारा दो पॉइंट है, और ये हमारा x2 और y2 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये दो पॉइंट को मिलाने वाला बीच में अगर कोई एक मिड पॉइंट हमें पता करना है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये जो है वो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मिड पॉइंट का निर्देशांक होता है। कोऑर्डिनेट हमारा 4 और -5 है, 8 और 7 है। x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 8 बाई 2 और 7 माइनस 5 बाई 2, मतलब ये जो हमारा हो जाएगा वो 6 और 1। तो 6 और 1 हमारा किस ऑप्शन में है, वो हमारा सी ऑप्शन में है, और इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु -x और y की दूरी है। मूल बिंदु मतलब कि ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी पूछा जा रहा है। ये ओरिजिन है हमारा, और इससे जो है वो हमसे -x और y पॉइंट की दूरी पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 करेंगे, मतलब -x - 0 का स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बटे रूट के अंदर होगा, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 63, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 की बात करें, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। 63 का अगर हम बात करें, 63 नंबर क्वेश्चन के जब हम बात करेंगे तो 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि बिंदुएं 1, 2, -5, 6 तथा a और -2 संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर। The points 1, 2, -5, 6 and a -2 are collinear, then a पता करना है हमें। तो देखिए कोलिनियर मतलब जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट जब क्या होता है, एक ही लाइन में होता है, तो ये कोलिनियर का कंडीशन बनाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि इसको निकालने का दो तरीका हो सकता है। एक तो हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले और इसको क्या करें, हम 0 के बराबर कर दे। एक ये तरीका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले और इसको हम क्या करें, 0 के बराबर कर दे, क्योंकि ये जो हमें क्या कह रहा है, एक ही लाइन में क्या कर रहा है, बताने के लिए कह रहा है। लेकिन ये हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू आप जाओगे और क्वेश्चन को करके आओगे। देखो किस तरीके से हम करेंगे, यही इसी क्वेश्चन के साथ हम ये काम करते हैं।
इसी क्वेश्चन के साथ जब हम ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसी क्वेश्चन के साथ जब हम ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 पॉइंट जो है वो हम बनाते हैं, एक ये और एक ये 3 पॉइंट हम बना दिए, मतलब तीनों ही को हम क्या मान रहे हैं, कहा गया है कि कोलिनियर है तो एक ही लाइन में होगा। पहला पॉइंट जो हमारा है 1 2 है, दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो -5 और 6 है, और तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो a और -2 है। तो इसको हम x1 कह देते हैं, इसको जो है वो हम y1 कह देते हैं, इसको जो है हम x2 कह देते हैं, इसको जो है वो हम y2 कह देते हैं, इसको जो है हम x3 कह देते हैं, और इसको जो है वो हम y3 कह देते हैं। देखो तो हम अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2 लिख सकते हैं, और इसको जो है वो यहां से हम सॉल्व कर पाएंगे। y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 और x2 माइनस x1 यानी कि -5 माइनस -5 माइनस -5 माइनस x2 माइनस x1 -5 माइनस 1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 y3 माइनस y2 -2 -6 और x3 माइनस x2 यानी कि a प्लस में 5। तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन में -6 और ये हमारा हो गया -8 अपॉन में a प्लस 5। तो 4 2 जा, ये -2 हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 है तो ये 12 इज इक्वल टू a प्लस 5 हो जाएगा, और यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। यही हमारा जो है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे, और समझ नहीं पाए हो तो आप इसका एसएस लो, फिर से दोबारा देखो, पॉज करके देखो, आपको ये समझ में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ऑल्दो यू कैन कंक्लूड दिस विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला ऑल्सो, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको करोगे ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि रेखा y इज इक्वल टू 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब y इज इक्वल टू 7 है, x इज इक्वल टू 0 है, इसमें ढूंढिए कि y कहाँ पे, y का 7 एक ही जगह पे दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 4 6 की दूरी है। मतलब y अक्ष से बिंदु 4 6 की दूरी कितनी होगी। तो पहले तो हम एक ये बना लेते हैं, और इसमें हम एक बिंदु बना लेते हैं 4 और 6। तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, मतलब ये वाली दूरी y अक्ष से इसकी दूरी, मतलब कि x कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4 इकाइयां जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है वो बी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 66 है। 66 क्या कह रहा है कि बिंदु ए बी BCD को मिलाने वाली रेखाखंड AB को λ/1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB एंड BCD इन द रेशियो λ/1 इंटरनली एज। मतलब हमसे y का निर्देशांक पूछा जा रहा है। अच्छा, अब इसके लिए हम देखें, हम इसके लिए जो है वो हमारा जो अनुपात अंतःविभाजन इंटरनली फॉर्मूला होता है, वो जो हमारा है वो क्या x इज इक्वल टू है हमारा, अगर एक लाइन है और ये क्या कर रहा है, इसको ये कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये हमारा x2 और y2 है,
और ये जो हमारा है वो एक पॉइंट P है एक्स वाई, तो इसको जो है वो हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। और ये एक पॉइंट है, इसको m और n के रेशियो में जो है वो ये बांटता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस एन वाई वन अपॉन में m प्लस n होता है। ये x का कोऑर्डिनेट होता है, और y का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, my2 प्लस एन वाई वन अपॉन में m प्लस वन। ये इंटरनली के लिए होता है, जब ये क्या आंतरिक विभाजित करता है, अंतर विभाजन करता है, और बाह्य विभाजन जब करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, तो ये वाला जो साइन है वो बदल जाएगा, प्लस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अभी हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे ए बी और सी डी का बात किया जा रहा है लैम्डा इज टू 1 में। तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू m है और n इज इक्वल टू जो है वो 1 है। हमसे y का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, हम y का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। my2 मतलब m सॉरी m के जगह पे हमने क्या लिया है, लैम्डा लिया है। तो लैम्डा y2 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, d लैम्डा d प्लस 1 और y1 यानी कि c लैम्डा d प्लस 1c अपॉन में लैम्डा प्लस 1, मतलब my2 प्लस ny1। अच्छा, my2 प्लस ny1, ओके सॉरी, इट इज b नॉट c, ये b है। मतलब इसका जो हो गया वो लैम्डा d प्लस b अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये जो हमारा लैम्डा d प्लस b अपॉन में लैम्डा प्लस 1, दैट इज 66 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। इसको हम सेक्शन फार्मूला के हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। इसे जो है वो हम इस क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूला के हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो है वो हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, उसको हम देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये भी कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, तो हमें सबसे पहले क्या एक वृत्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या एक वृत्त बनाना पड़ेगा, और वृत्त में क्या कह रहा है कि उसके सिरों का निर्देशांक मतलब P जो है वो हमारा 8 और -6 है, और Q जो है हमारा वो -8 और 6 है। तो इसके केंद्र का निर्देशांक, अच्छा अब हम समझते हैं एक चीज कि ये एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट है P और Q, और ये जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, इसका मिड पॉइंट बन रहा है। ये वाला जो है वो इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला 8 प्लस -8 अपॉन में 2 और 6 और प्लस 6 अपॉन में 2, 0 0। मतलब इसका जो निर्देशांक आ गया हमारा, केंद्र का, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 और 0 आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 67 से 68 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। 68 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, 68 नंबर हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके दो शीर्ष 3 4 5 और -6 है। तो तीसरा शीर्ष है, तीसरा शीर्ष केंद्रक का फॉर्मूला यानी कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला का बात किया जा रहा है। यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, सेंट्रॉइड, केंद्रक का फॉर्मूला। केंद्रक क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर जब केंद्रक का बात किया जाता है, ये त्रिभुज का केंद्रक है। अगर इसका कोई पॉइंट अगर 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये है, तो यहां से हम यहां इसका अगर कोऑर्डिनेट x और y है, ये कोई पॉइंट P है जिसको हम इसका केंद्रक कह रहे हैं, सेंट्रॉइड कह रहे हैं। तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y जो होता है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। जी हाँ, तो यहां हम देखेंगे, यहां पे हमें x1 x2 दे रखा है और x का भी वैल्यू दे रखा है 4। तो x1 जो है वो हमारा क्या है, 3 है, और x2 जो है वो हमारा क्या है, 5 है,
और प्लस x3 हमें पता करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, तो 12 इज इक्वल टू 8 प्लस x3 हो जाएगा। देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 4। x3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया हमारा। यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 4 आ गया है। इसी तरीके से जो है वो हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा होगा वो 2 होगा, ऑप्शन के थ्रू ही हम जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप चाहो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 करके ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपका आंसर आएगा 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 68 का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक का फॉर्मूला लगाएंगे और केंद्रक का फॉर्मूला ये आपके सामने है और इसके मदद से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -5 2 और 4 किस पाद में स्थित है? मतलब इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5/2 और 4 लाई। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। तो मैंने आपको पीछे ही बताया है, जब x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, और ऐसा कंडीशन जो है वो कहां पे बनता है? ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। ये कंडीशन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय पाद में बनता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो द्वितीय पाद हो जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जो होता है वो 0 होता है। ये हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि होती है, तो जो भी एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका वाई जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। उसका वाई जो है वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये 70 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। हम 71वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 71वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इकहत्तरवीं नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं। एबीसी और पीक्यूआर जो है वो क्या है? समरूप है। मतलब कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को जो है वो क्या दे रखा है? हमें समरूप दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। क्या है? सिमिलर दे रखा है। कह रहा है कि ए जो है वो 42 डिग्री है, ए जो है वो 42 डिग्री है और Q जो है वो 84 डिग्री है। Q जो है वो 84 डिग्री है। इस बात का मतलब अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, और ये अगर 84 है तो ये भी 84 है, क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया को तो फॉलो कर रहा होगा। तो हमसे C पूछा जा रहा है, तो C के लिए हम क्या करेंगे? 180 में से C निकालने के लिए, एंगल C निकालने के लिए 180 में से 42 प्लस 84 को जो है वो हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 180 माइनस 6 126 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा जो है वो 71वां नंबर क्वेश्चन था। ये जो हमारा है वो 71वां नंबर क्वेश्चन था। हम जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा है 72वां नंबर क्वेश्चन। और 72वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं। कह रहा है यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू इज इक्वल टू जो है वो 90 डिग्री जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो होता है वो क्या होता है? ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है जिसे आप आधार कहते हो। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये कब होता है? जब हमारा ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। हम बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी जो है वो क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी जो है वो क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। सच दैट AD जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है। AD जो है वो परपेंडिकुलर BC है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे ABC। अब इसमें क्या कह रहा है? AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। AD जो है वो
BC के परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आएंगे तो यहाँ पे हमसे AD पूछा जा रहा है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ दिया आप थ्योरम से, इसको एग्जाम में क्या ही सॉल्व करोगे। AD इज इक्वल टू 3CD स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। AD इज इक्वल टू जो है वो 3CD स्क्वायर आ जाएगा। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या करो, AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर कर लो, और सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल में भी निकाल लो, और दोनों को AD को इक्वेट करके इसका काम जो है वो कर दोगे, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC। अच्छा, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE जो है वो पैरेलल BC के है। यदि AD बाई DB इज इक्वल टू 4/5 और AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, तो AE का वैल्यू जो है वो पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC और दो पॉइंट D और E कह रहा है, दो पॉइंट D और E, यानी कि D और E ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा, अब कह रहा है कि इस प्रकार है कि AD बाई DB 4/5 है। AD ये 4 है और ये 5 है, बढ़िया बात है। और AC जो है वो 18 के बराबर है। AC जो है वो 18 के बराबर है। तो AE का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। AE का वैल्यू जो हमसे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 4:5 है तो ये भी 4:5 में ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल का ये बता रहा है। तो ये अगर 18 है तो 5/4 और AE जो हमारा है वो 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10 होगा। तभी ये रेशियो सिमिलर रेशियो में बांटता है। तो ये 4/5 के रेशियो में है, तो ये भी 4/5 के रेशियो में होगा। और इस दोनों का सम अगर 4x + 5x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 18 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 4x का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो 74 का है वो 8 हो जाएगा। अब जो है वो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समद्विबाही समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी। देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात किया जा रहा है, तो ये जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 45 और 45 हो जाएगा। ये क्या है, 45 और 45 हो जाएगा। मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन पे दो समरूप त्रिभुजों की समपत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि कोई भी एरिया, दो एरिया का ट्रायंगल जो होता है, कोई भी दो एरिया का ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होता है वो क्या होता है, उसके साइड या हाइट का जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी अगर कह रहा है एक दो समरूप त्रिभुजों का संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 49:100 हो जाएगा। 49 जो है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब भी आपको कुछ भी ऊंचाई दिया हो, भुजा दिया हो, जो भी दिया हो, जिस भी रेशियो में दिया है, 7 और 10 के रेशियो में है, तो उसका स्क्वायर कर देना है आपको। और उसका स्क्वायर आप जैसे ही करोगे तो ये जो है वो 49:100 आएगा। 49:100 आएगा। 76 का सही जवाब जो है वो A हो जाएगा। अब जो है वो हम 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 77 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर
मतलब 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट बना रहे हैं। ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया, और इससे इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 4.5 और 4.5 ही हो जाएगा। 4.5 और 4.5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें 4.5 और 4.5 हो जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। यानी कि सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट? एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 ही, मतलब किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 79 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि APB इज इक्वल टू 50 है, तो AOB की वैल्यू बताए। तो हम पहले तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें क्या कह रहा है? PA एंड PB, मतलब कि ये एक हमारा पॉइंट P है और यहां से एक टेंजेंट ये PA है और दूसरा टेंजेंट हमारा PB है। तो PA और PB, तो AOB हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा O है, तो ये हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, और हमें बताया गया है APB 50 है। तो ये जब 50 होगा तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि समपूरक कोण होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा। अगले पेज पे इसके ऑप्शन पे जाते हैं। 130 यानी कि ई नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ई नंबर ऑप्शन जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB जो है वो 30 डिग्री है, तो OBA का मान बताइए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB जो है वो 30 है, तो OAB का मान बताना है। ये 30 है और ये दोनों जो है वो एक, अगर हम बात करें, ये दोनों क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल, ये दोनों एक ट्रायंगल बना रहा है, ये दोनों जो है वो एक ट्रायंगल बना रहा है। तो एक त्रिभुज के अंदर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर इसका जो आधार का बेस का जो एंगल होता है वो क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो समान होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का जो कोण होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि x प्लस 30, ये दोनों मिला करके, ये तीनों मिला करके 180 के बराबर होगा। तो 30 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 150, और x इज इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। x इज इक्वल टू 75 डिग्री। 80 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 80 का सही जवाब जो है वो सी नंबर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यानी कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना होगा, और उसमें क्या द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब
यहां से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है वो एक टेंजेंट खींचा गया है, ये टेंजेंट को, और यहां से जो है वो एक बन जाता है। तो ये जो हमारा है वो 90 डिग्री बनाता है, ये 17 है, ये 8 है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ये जो हमारा है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो नहीं, हाँ, ये जो है वो हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो 15 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। 5√3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे हम देखेंगे एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, मतलब डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है √3a। डायगोनल ऑफ अ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, √3a होता है। तो हम यहां पे देखते हैं, ये हमें दे रखा है 5√3 इज इक्वल टू √3a। √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसलिए a जो है वो क्या हो गया, 5 के बराबर हो गया। a जो है वो 5 के बराबर हो, तो a इज इक्वल टू जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 इंटू में 25, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, 150 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। उनके आयतनों का अनुपात मतलब इफ द रेडियस एंड हाइट, मतलब आर और एच जो हमारा है वो बिल्कुल मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, और r और h जो है वो क्या है, x के बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन जो होता है वो क्या होता है, πr²h होता है। क्या होता है, πr²h होता है। और कोण का जो होता है वो 1/3 πr²h होता है। तो ये πr²h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू h है, और जो क्वांटिटी ऊपर है, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। बचा क्या, 1/1/3, 1/1/3 बचा, और जो ये ऊपर जा करके 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल 3:1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है सुराही का संयोजन है। सुराही, सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सुराही किस किस दो आकृति को कंबाइन करने से सुराही बनता है। आई होप आप सब लोगों ने सुराही देखा होगा। मैं छोटा सा सुराही ड्रॉ करने का कोशिश जो है वो कर रहा हूं। तो ये जो है वो क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है, आप लोग समझेंगे ये एक गोला है, एक स्फीयर है, और ये जो है वो क्या है, एक सिलेंडर है। ये जो है वो क्या है, एक सिलेंडर है, मतलब कि बेलन है। तो बेलन और गोला, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्फीयर एंड सिलेंडर, ये दोनों को मिला करके क्या किया गया है, एक सुराही जो है वो बना दिया गया है। दोनों को मिला करके जो है वो एक सुराही जो है वो बना दिया गया है। अब 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
85 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इन 45 मिनट। तो देखो बच्चे, हम जानते हैं कि एक मिनट में जो है वो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री एंगल बनता है, 6 डिग्री एक मिनट में जो है वो 6 डिग्री बनता है। कैसे बनता है? एक घंटा जो पूरा अगर कंप्लीट हम यहाँ पे सर्कल करें तो एक घंटा में जो है वो 360 डिग्री बनाएगा, मतलब पूरा एक घंटा में 360 डिग्री बनाएगा, मिनट हैंड एक बार घूमेगा तो। अब अगर एक घंटा में जो है वो 60 मिनट होता है तो 360 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक मिनट में जो है वो 6 डिग्री एंगल ड्रॉ करता है। एक मिनट में 6 डिग्री ड्रॉ करता है तो 45 मिनट में कितना ड्रॉ कर देगा? 45 मिनट में कितना कर देगा? 45 इंटू में 6 दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री 270 डिग्री एंगल जो है वो ये बना देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। चलिए तो अर्धवृत्त की बात करते हैं। तो ये हमारा एक अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। इसमें जो है इसका रेडियस जो है वो दे रखा है, त्रिज्या जो है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर हमें बताया गया है ये त्रिज्या। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसका परिमिति बता दो, पेरीमीटर बता दो, परिमिति बता दो, पेरीमीटर बता दो। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, परिमिति ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का परिमिति जो होता है वो 2 पाई आर होता है। अब ये क्या है? आधा करना है तो इसको जो है 2 से हम कैंसिल कर देंगे, पाई आर हो जाएगा। लेकिन अब आप एक चीज देखो, ये इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, यानी कि ये आर और ये आर इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब आप बेसिकली देखोगे तो ये क्या पता चलेगा? पाई आर प्लस 2 आर जो है वो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो यहाँ पे अगर पाई आर प्लस 2 आर करे तो यानी कि पाई प्लस 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा और इंटू में आर लिखना पड़ेगा। और यही जो हमारा पाई प्लस 2 और आर जो है वो हमारा क्या है? 10 है। और ये कौन से ऑप्शन में है? पाई प्लस 2 इंटू 10, ये ए ऑप्शन में ही है। तो 86 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, पाई प्लस 2 इंटू में 10। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो, अरे यार, अगला क्वेश्चन जो है वो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो होने वाला है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे अभी। एटी 87 नंबर क्वेश्चन अगले पेज पे है जी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, मतलब 6 सेंटीमीटर एक गोले का आपसे डायमीटर का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन जो होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको पता होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे पाई जो है वो दिया हुआ है। ये भी आप एग्जाम में देख सकते हो, अगर पाई को कैलकुलेट नहीं किया गया है तो आप भी पाई को पाई ही रखने की कोशिश करोगे। और आर क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो डी दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो रेडियस निकालेंगे तो d/2 यानी कि 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 से 1 3 कट जाएगा, 9 4 जा 36। 36 पाई जो है वो क्या है? इसका आंसर है 36 पाई जो है इसका आंसर है। 87 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड कह ले या फिर उसे सेक्टर कह ले। आर्क ऑफ अ सेक्टर, आर्क ऑफ अ सेक्टर जो होता है, आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री, द सर्कल विद द रेडियस पी। आर्क नहीं, ये एक्चुअली एरिया पूछना चाह रहे हैं, मिसप्रिंट है ये। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री विद द सर्कल विथ रेडियस पी। तो मतलब थीटा अपॉन में
360 डिग्री, त्रिज्यखंड का या फिर सेक्टर का एरिया जो होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सब कुछ सेम है, रेडियस के जगह पे क्या कर दिया गया है, पी कर दिया गया है, यानी कि पी स्क्वायर थीटा पाई पी स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। जहां पे आंसर आ जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और वो ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस विल बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर मतलब किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बात यहां पे अर्धगोला का किया जा रहा है, तो एरिया ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला जो है वो हमारा क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितने के बराबर दे रखा है 462 के बराबर दे रखा है, 462 के बराबर दे रखा है। तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 462। इसको काटेंगे हम, अगर 3 से काट लेते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, और ये जो है वो 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 49 हो गया, और दोनों तरफ अगर इसका हम रूट निकाल लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 89 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा मतलब द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स साइड। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो उसको हम देख लें √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर ये जो हमें कितने के बराबर दे रखा है 81√3, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 गुना में 4 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू में हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी भुजा जो है वो कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन और हमें यहाँ पे बच गए हुए हैं, और इस 10 क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कह रहा है कि 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। मतलब इन द टॉसिंग ऑफ 3 डाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बच्चे देखिए, जब हम डाइस को एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम संभव होता है, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो एक पासे को जब हम उछालेंगे तो 6 परिणाम संभव है, 6 परिणाम संभव है। 2 को उछालेंगे तो 36 परिणाम संभव है। क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि एक बार कहा गया है तो 6 का पावर 1 हो गया, 6 का पावर 1। 2 बार कहा गया तो 6 का पावर 2, यानी कि 36 परिणाम होगा। अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 36 परिणाम आएगा, और एक पासे को अगर 3 बार उछालेंगे तो 216 परिणाम आएगा। और यही बात जो है वो इसमें, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। 91 का आंसर ए हो जाएगा। यही बात जो है वो अगर हम सिक्का पे अप्लाई कर दें कि सिक्का का आउटकम जो होता है वो सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का में क्या है, हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 1 इसका हो गया। अगर 2 बार उछाला गया तो 4 हो जाएगा, अगर 3 बार उछाला गया तो
8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, आउटकम यानी कि परिणाम जो है वो बता सकते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम अब 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन पे जो है वो आ चुके हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना घटेगी ही नहीं, अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ भी नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। मतलब कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होगी, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट प्रोबेबिलिटी इज 0 होगा। क्योंकि अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, उसका कोई इवेंट ही नहीं बना, कोई इवेंट नहीं बना, इसका मतलब उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलिए पासा की बात हो गई कि एक पासा एक बार फेंका जाता, अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को जो है वो एक बार ही जो क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो एक डाइस को अगर एक बार थ्रो किया जा रहा है, डाइस में अगर हम एक पासा में बात करें, अभी पीछे बताए थे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। तो अगर हम देखें कि टोटल आउटकम कितना है, यहां से टोटल आउटकम जो हमारा है वो हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। सबसे पहले प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये जो है वो हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रायिकता कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो होता है वो पॉसिबल आउटकम, संभव जो होगा वो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि जो पूरा आउटकम आएगा हमारा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, अब एक अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है और 5 है, 3 ही तो अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/6, 3 हमारा आ सकता है और टोटल जो है वो आने की संभावना वो 6 है। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 93 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता है। देखिए काले रंग की, ब्लैक, काले रंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक जो होते हैं वो 26 पत्ते होते हैं, टोटल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, और ये जो है वो 26 पत्ते होते हैं। काला रंग का रानी, सब जितने भी सेट होते हैं उस सारे ही सेट में एक एक रानी होते हैं। तो काले रंग में जो है वो 2 रानी बनेगी, तो 2/26 यानी कि 1/13 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 1/13 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। देखिए आपको अभी बताए थे जब हम 2 सिक्का उछालेंगे, जब हम 2 सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा, या नहीं तो फिर टेल हेड आ जाएगा। 4 ही प्रायिकता, 4 ही प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम बनेगा, 4 ही जो है आउटकम आपको मिल सकता है। कह रहा है कि 2 सिक्कों के उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो एक ही बार ऐसा होगा जब शीर्ष यानी कि हेड नहीं आएगा, वो एक ही बार होगा। तो 1/4 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 23, 20, 22, 37, 24, 23, 19, 22, 17, 23 का बहुलक है। बहुलक मतलब कि मोड, बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, जो उसमें सबसे ज्यादा बार आ रखा है, जो उसके एक डेटा सेट के अंदर, ये जो हमारा एक डेटा सेट है उसके अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो मुझे तो 23 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो 23
3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर जो है वो, यदि 5 आंकड़ा x, x+1, x+2, x+3 और x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा? देखो, जब भी माध्य निकालना हो तो अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिया हो, असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर दिया हुआ है, x हुआ, फिर x+1 हुआ, फिर x+2 हुआ, x+3 हुआ, x+4 हुआ, 5 उंगली में अगर हमें माध्य निकालने की बात किया जाए, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। माध्य हो जाएगा तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 और 5 है, इसमें बीच वाला क्या है? x+2 है। x+2 हमारा क्या है? माध्य है। और ये कितने के बराबर है? 14 के बराबर है। x = 12 हो जाएगा। x = 12 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा है वो सही जवाब हो जाएगा। अब जो है वो हम 98 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 98 नंबर क्वेश्चन पे जो है वो हम, हाँ, 98 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल मापन जो है वो कौन सा नहीं है, केंद्रीयकृत मापन कौन सा नहीं है? देखिए, ये मीन होता है यानी कि माध्य, तो वो भी हम बीच का नंबर ही निकालते हैं। माध्य में भी जो है हम क्या करते हैं? बीच का नंबर निकालते हैं। मोड जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम आता है, ठीक है। मीडियन जो है वो भी सबसे ज्यादा टाइम आता है। रेंज जो होता है वो भी जो 2 नंबर का सम करके हम उसको माइनस करते हैं तो पता चलता है। तो ये मोड जो है वो हमारा क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो नहीं होता है। मोड जो है वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले 8 जो है वो प्रथम 8 अभाज्य संख्या 8 प्राइम नंबर को जो है वो हम लिखेंगे। प्रथम 8 प्राइम नंबर को जो है वो हम लिखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे 8 हो गया। मैंने 9 लिख दिया है, 8 ही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 8 पूछा जा रहा है। अगर ये एक विषम संख्या में होता, इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं होकर के ये नंबर 9 होता, तो सीधे किधर से भी जो हम क्या करते? बीच वाले को काउंट कर देते। लेकिन इसमें पता ही नहीं चलेगा बीच वाला कौन सा है। तो बीच वाला जब पता नहीं चलेगा तो 3 इधर से हटा देते हैं और 3 इधर से हटा देते हैं। अब तो पता चलेगा बीच में 7 और 11 है। 7 + 11 अपॉन में 2 यानी कि 18/2 9, यानी कि 9 जो है वो 9 जो है वो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमसे पूछा जा रहा है, तो मॉडल क्लास कौन सा होता है? बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा बार होता है। इसमें 8 12 20 6 और 4 में सबसे अधिकता किसका है? ये 20 वाले का है। ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया, मॉडल क्लास हो गया 20 से 30। इसका उच्च सीमा पूछा है, अपर लिमिट पूछा है। अपर लिमिट जो है वो 30 हो जाएगा, अपर लिमिट 30 हो जाएगा और बी जो है वो इस प्रश्न के लिए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक का हमने डिस्कशन किया है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये जो है वो सेशन अवश्य पसंद आएगा।
और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप जहां भी देख रहे हैं, जिस भी ऐप में देख रहे हैं, उसे अधिक से अधिक शेयर करें, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित इससे हो सके। और इसके बाकी बचे हुए जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप कहोगे, आप कमेंट करोगे, तो मैं अवश्य इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। अन्यथा मैं ऑब्जेक्टिव क्लास ही आपके लिए लाता रहूंगा, और जिसमें जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूं, और उसी तरह से कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे लोगों के साथ। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।